हेलो नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पोर्ट पर। तो साथियों, पिछला सेशन आपने देखा होगा, हमने राजस्थान का करंट अफेयर कवर कर लिया था। जो साथी पहली बार जुड़े हैं या जो अपने किसी रेफरेंस के माध्यम से यहाँ पर इस चैनल पर आए हैं, तो उनको मैं ये कहूँगा कि भाई पहले आप राजस्थान वाला देख लो और उसके बाद में इंटरनेशनल देख लेना। फिर इंटरनेशनल का बाद में हम जो है वो नेशनल कवर कर लेंगे, राष्ट्रीय करंट अफेयर जो है उसे कवर कर लेंगे। सोर्सेज हमारे वही रहने वाले हैं, पीआईबी है, यहाँ पर हम काम करेंगे पीआईबी के साथ में हम काम करेंगे एआईआर, और फिर आपके जो न्यूज़पेपर हैं वहाँ से काम कर लेंगे। ठीक है। तो इंटरनेशनल के बारे में जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं अक्टूबर माह के से संबंधित, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे और अच्छे तरीके से कवर करेंगे। साथ ही साथ मेरी ये रिक्वेस्ट पिछली बार भी थी और अब की बार भी है कि जो भी पेपर्स हो रहे हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लगते हैं, यदि आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट आपके काम के रहेंगे जो जनरल सब्जेक्ट हैं। और यदि आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं तो उस हिसाब से अपने जो सिलेबस होगा, तो सिलेबस के अनुसार आप जो है वो चीज़ें देखो और फिर एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ना है। पेपर जो सब अभी आरपीएससी कंडक्ट करा रही है, चाहे यूपीएससी करवा रही है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड करा रहा है, आपको सभी पेपर साथ में देखते हुए चलना है। कल परसों मैंने जब आपका जो शायद ईपीएफओ का या ऐसा कुछ पेपर हुआ था 30 नवंबर को, यूपीएससी ने आयोजित करवाया, तो वो सारे क्वेश्चन जब मैंने देखे तो मेरे को लगा कि पेपर का जो स्तर है वो काफ़ी अच्छा रहा है। और ठीक वही जो पैटर्न है वो मुझे आरपीएससी में देखने को मिल रहा है, चाहे पॉलिटी के क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन तो सेम रहने ही वाले हैं वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। भाई अगर संसद है तो संसद वाला पार्लियामेंट्री वाला सेक्शन वहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। ठीक है, हाँ हो सकता है कुछ स्टैटिक जो चीज़ें हैं, जो कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो थोड़ी बहुत जो है वो ऊपर नीचे हो सकती हैं। ठीक है। तो अभी तक अगर आपने पेपर्स नहीं देखे हैं जो साथ में आयोजित हुए हैं, विशेषकर 2024 के 2025 के, तो वो पेपर जरूर आपको देखने चाहिए। बाकी करंट अफेयर के लेकर बात करें तो करंट अफेयर को आपको जो है वो चीज़ें उपलब्ध करवा रहे हैं। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं जनवरी से लेकर अभी तक, वो सारे के सारे पेपर जो हैं वो आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ आपको जो है वो नवंबर दिख रहा होगा, पर दिसंबर तक कल आपकी जो पीडीएफ यहाँ पे मैंने आपको टेलीग्राम में भी बताया था कि भाई दिसंबर तक जो क्वेश्चन आए हैं, अभी यूपीएससी का तो लेटेस्ट पेपर जो हुआ 30 नवंबर को हुआ था, और आरपीएससी का जो लेटेस्ट पेपर हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो पेपर जो है वो 7 दिसंबर को हुआ है। तो वो सारे के सारे पेपर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो यहाँ पर डाल दिए गए हैं, तीनों ही संस्थाओं के। चाहे हम बात करें यहाँ पर यूपीएससी के लिए, चाहे हम बात करें आरपीएससी के लिए, या फिर हम बात करें अधीनस्थ बोर्ड के लिए, तीनों ही संस्थाओं के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप अगर यहाँ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अब ये मिलेगी कहाँ पर? तो हमारी तरफ से जो है वो करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन चलाया जा रहा है, जिसमें वैधता आपको क्या मिलने वाली है, 31 दिसंबर 2026 तक मिलने वाली है। मतलब आप 2026 तक कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हो और आपके सिलेबस में करंट अफेयर लगता है, कि जो लगता ही है और अच्छा खासा वेटेज रहता है प्रत्येक एग्जाम में, तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। मिलेगा क्या आपको यहाँ पर? आपको प्रत्येक महीने जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो आपको अपडेट होते हुए मिलेंगे। मंथली आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, मंथली आपको नोट्स मिलेंगे, इसके साथ साथ में बजट, आर्थिक समीक्षा, सूजस वगैरह की जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक बार मिल गई तो फिर नहीं मिलेंगे। आप जैसे पदाधिकारी हैं, अगर कोई नई अपॉइंटमेंट होती है तो वो प्रत्येक अपॉइंटमेंट के साथ में जो है वो मंथ एंड में चीज़ें जो है अपडेट होती हुई नजर आती है आपको। और ये पिछले 12 महीने से हम प्रोग्राम चला रहे हैं, काफ़ी संख्या में बच्चे जुड़े हैं, उनको फ़ायदा भी हुआ है, लगातार आपकी जो है वो सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त होती रहती हैं। तो आप करंट अफेयर को लेकर अगर चिंतित हैं अपनी एग्जाम में, तो फिर आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन काम करने वाला है। और जिस प्रकार का इसका नाम है, तो अपने नाम को यथार्थ करता हुआ नजर आएगा आपको, क्योंकि वन स्टॉप सॉल्यूशन है एक्चुअल में। हमारी जो मेहनत है उससे बच्चे प्रभावित भी हैं, और एग्जाम के अंदर रिजल्ट महत्वपूर्ण है, तो वो रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई करंट अफेयर का हम टेंशन ही खत्म कर दें, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में भी मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर की और अक्टूबर महीने की। तो अक्टूबर महीने में हम जो इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ेंगे, वहाँ सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, प्रत्येक डायमेंशन के अंदर, प्रत्येक आयाम के अंदर हम काम करेंगे, जिसमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट करते हुए हम जो है वो अपॉइंटमेंट की भी बात करेंगे। हम कुछ इंपॉर्टेंट हस्तियां हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, उनकी नियुक्ति के, उनके निधन के बारे में बात करेंगे। पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार अक्टूबर में दिया गया है, उनके बारे में बात कर लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहां हम स्टैटिक्स जीके के बारे में बात करेंगे। मतलब अगर हम यहाँ पहली घटना के बारे में बात करें तो आईयूसीएन से संबंधित जो चीज़ें हैं, यहाँ पर कांग्रेस की आईयूसीएन कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का मतलब यहाँ ऐसे है कि समझो कि आप सम्मेलन है, समिट है कोई,
जैसे अपने वार्षिक उत्सव नहीं होते स्कूलों में, कॉलेजों में, उसी प्रकार से एक समिट है। कोई संस्था 4 साल से करवा देती है, कोई साल दर साल करवाती है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम IUCN के बारे में यहाँ पढ़ेंगे तो हम उसका थोड़ा सा इतिहास भी देखेंगे। अगर उससे संबंधित कोई प्रश्न आया है अभी हाल फिलहाल के अंदर तो वो भी देखेंगे, उस पैटर्न को भी हम क्रैक करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट। सबसे पहला, अगर अक्टूबर महीने के अंदर मेरे को इंटरनेशनल लेवल पर अगर वो महत्वपूर्ण लगता है तो वो है IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025। अब आप ये कहोगे कि सर ये IUCN क्या है? जो साथी पहले पढ़ चुके हैं, जिन्होंने एनवायरनमेंट वगैरह में पढ़ा है, उनको पता होगा कि एक रेड बुक डाटा होती है। उसे जारी कौन करता है? IUCN करती है। IUCN जो है, ये आपको ध्यान रखना है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल संस्था है जो कि प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करती है। किसके लिए काम करती है? प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करती है। ठीक है, और IUCN की फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब इनका टारगेट ये है कि जैसे तैसे करके हम प्रकृति को बनाए रखें, उन्हें सुरक्षित रखें, प्रकृति के जो मिनरल्स हैं, प्रकृति से जुड़े हुए जीव जंतु हैं, उनका संरक्षण रखें, और कम से कम हास जो है वो प्राकृतिक चीज़ों का हो। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है, और इसी उद्देश्य के साथ में 1948 के अंदर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड के अंदर इसकी जो है वो स्थापना की गई है। कहाँ स्थापना की गई? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसकी स्थापना की गई है, 1948 के अंदर की गई थी। और आपको ध्यान रखना है, जो ये कांग्रेस अभी जो है वो आयोजित करवाई जा रही है, UAE के अंदर आयोजित करवाई जा रही है, इसका जो आयोजन है ये प्रत्येक 4 साल में होता है। कब होता है? प्रत्येक 4 साल के अंदर होता है। अब ये चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि क्या हम डायरेक्ट कांग्रेस पे जा सकते थे, पर कई बार होता क्या है कि आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट फॉर्म में जो है वो चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है तो यहाँ से स्टेटमेंट उठाने की जो है वो संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, पहली बार UAE ने जो है इसका आयोजन करवाया है, और सितंबर 2025। देखो, ये तो कांग्रेस की बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये भारत के प्रोस्पेक्टिव से भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। परंतु आपको ध्यान रखना है कि सितंबर 2027 में आयोजित होने वाले 7वें IUCN के विश्व सुरक्षित और संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस का मेजबान जो है वो कौन रहेगा? पनामा रहेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, क्योंकि इसका डिक्लेरेशन जो है वो इसी कांग्रेस में हुआ है। कांग्रेस का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि कांग्रेस का मतलब क्या है? सम्मेलन से है। ठीक है, अब इस सम्मेलन या इस कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मैंने अभी बता दिया था आपको कि भाई UAE के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर अबू धाबी है, और उस अबू धाबी के अंदर क्या हुआ है? विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है। जो भी इंटरनेशनल जो भी सम्मेलन होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। अभी जैसे COP30 होगा, COP30 की भी हम नेक्स्ट सेशन में जो संभावित जो चीज़ें हैं वो बात करने वाले हैं। ठीक है, थीम की बात कर लें, या तो विषय मान लो या फिर हम किसे मान लें? थीम मान लो। तो इसकी थीम क्या है? देखो, मैंने आपको बताया इसका उद्देश्य क्या है कि प्रकृति का संरक्षण करना है, कैसे भी करके करना है। तो ध्यान ये रखना है कि पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन, मतलब जो संरक्षण है, कुल मिला के बात ये है, उसकी पावर देना है कि भाई संरक्षण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे। आपको थीम अगर पूछी जाती है तो ध्यान रखना कि पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन जो है उसकी थीम रहने वाली है। इसका आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो 9 से 15 अक्टूबर को किया गया। कहाँ किया गया? अबू धाबी के अंदर किया गया। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ घोषणाएं हुई हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं जो कि आपकी एग्जाम के लिए, भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम उन चीज़ों को भी देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि इस पूरी कांग्रेस के अंदर इंटरनेशनल तरीके से क्या चीज़ें हुई हैं, फिर भारत ने क्या कुछ किया है इसके अंदर, भारत ने किन किन घटनाओं में, किन किन प्रोसेस के अंदर भाग लिया है, उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो, इसमें कुछ तो मोशन है, कुछ रिपोर्ट जारी की गई हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें निकल के आती है, सबसे पहले निकल के आती है वो है आबू धाबी कॉल टू एक्शन। आबू धाबी कॉल टू एक्शन। आबू धाबी तो क्योंकि इसका नाम यहाँ पर आबू धाबी में आयोजन हुआ है तो इसलिए रखा गया है, और कॉल टू एक्शन का मतलब ये है कि आने वाले 20 साल के लिए, आने वाले 20 साल के लिए, मतलब 2045 तक हम क्या करेंगे? विभिन्न ऐसे टारगेट रखे गए हैं, विभिन्न ऐसे लक्ष्य रखे गए हैं जिनके लिए हम काम करेंगे। ठीक है, और उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को या फिर उस पूरे व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र को क्या नाम दिया गया है? आबू धाबी कॉल टू एक्शन दिया गया है। आपको ध्यान ये रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है? प्रकृति संरक्षण के लिए भविष्य की दिशा तय करना, मतलब भविष्य के अंदर हमें प्रकृति को कैसे सुरक्षित रखना है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इसको देख सकें, ये चीज़ें जो ये वन्य जीव हैं, जीव जंतु हैं, प्राकृतिक जो मिनरल्स हैं, उन सभी चीज़ों को देख सकें, उन्हें, इसके लिए हमारे भविष्य की दिशा क्या होगी, वो सारी चीज़ें किसमें बताई गई है? आबू धाबी राइट टू कॉल में बताई गई है। महत्वपूर्ण क्या है कि कितने वर्षों के लिए रणनीति अपनाई गई है? 20 वर्षों के लिए ये रणनीति जो है इसको अपनाया गया है। आ रही है बात समझ में? फिर यहाँ पर 2 मोशन जो है वो जारी किए गए हैं, जिसमें से एक तो है मोशन 42 और एक है मोशन 108।
ये नंबर किस हिसाब से दिए हैं? देखो ये जो मोशन है इसमें आपको ध्यान रखना है कुल 42 प्रस्ताव ऐसे हैं जहां समझौते किए गए हैं। कुल 42 ऐसे पॉइंट हैं जिनके लिए समझौता किया गया है, तो इसे नाम क्या दिया है? मोशन 42 दे दिया है। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपको पहली बार ये देखने को मिलेगा कि जो जीवाश्म ईंधन है, कौन से ईंधन है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या हो गया? जीवाश्म ईंधन का मतलब ये हो गया कि वे ईंधन या वे फ्यूल वाले चीजें जो जीवाश्म से बनती है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, गैस, जो गैस या ईंधन है, तो वो सारे के सारे प्राकृतिक रूप से पहली बार खतरे के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। मतलब उन्हें मान्यता मिल गई है, ऑफिशियली ऑथेंटिक प्रमाणिक रूप से उसे खतरा घोषित कर दिया है। तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी ये पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं, इस मोशन 42 के लागू होने के बाद में वो धीरे धीरे जो है वो विलुप्त होती जाएगी, और पेट्रोल डीजल जो ईंधन है वो भी धीरे धीरे सरकार टैक्स बढ़ा देगी, तो लोग उसका उपयोग करना छोड़ देंगे और फिर ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की साइड में मूव कर जाएंगे। ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई। आबू धाबी कॉल टू एक्शन आपके समझ में आ गया, मोशन 42 आपके समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं IUCN विश्व विरासत आउटलुक रिपोर्ट 2025। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि विश्व की लगभग 43% प्राकृतिक स्थल जलवायु परिवर्तन से गंभीर रूप से प्रभावित है। कितने प्रतिशत हैं? 42% है। क्या सर ये प्रतिशत याद रखेंगे? रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहां से पूछा भी जा सकता है। इतनी चीजें हैं स्टेटमेंट लायक कि पक्का जो है वो क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कितने प्रतिशत हैं? 43% हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भारत है, भारत के 3 ऐसी स्पोर्ट हैं जिन्हें किस में रखा गया है? चिंताग्रस्त श्रेणी के अंदर रखा गया है। जिसमें से अगर हम बात करें कि भारत के अंदर एक तो सुंदरवन डेल्टा हो गए, एक इधर जो है वो आपको ध्यान रखना है मानस राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, और पश्चिमी घाट, ये वाला जो घाट है पश्चिमी घाट भारत का, इन तीनों को क्या किया गया है? इन तीनों को चिंताग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। मतलब इनकी अब जो है वो टेंशन ले लेनी चाहिए, इनको जब भयंकर डैमेज हो रहा है जलवायु के संबंधित। वापस से एक बार मेरे को रिपीट करके बताओ भाई, कौन कौन से स्पोर्ट हैं? सुंदरवन हो गया, सुंदरवन के साथ में कौन कौन सा हो गया? मानसवाड़ा हो गया आसाम के अंदर, और इधर जो है वो पश्चिम घाट हो गया। आ गई बात समझ में? आ रही या नहीं आ रही? फिर हम बात करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन सी रखोगे ध्यान? एक चीज ये ध्यान रखनी है कि 6 नए सदस्य बनाए गए हैं। 6 नए क्या बनाए गए हैं? सदस्य बनाए गए हैं, जिनमें आर्मेनिया शामिल है। आर्मेनिया के साथ साथ में एक आपका जो है वो ताजिकिस्तान हो गया, मार्शल द्वीप हो गया, गेबोन है, तुवालू है, और जिम्बाब्वे है। ठीक है। तो ये 6 नए ऐसे देश हैं जो कि IUCN के अंदर सदस्यता प्राप्त कर चुके हैं। और हमारा जो मोशन मैंने आपको बताया था, एक तो हमने बताया 42, तो 42 के अंदर आपको ध्यान रखना है जीवाश्म से संबंधित, जीवाश्म का जो है वो उसको परमानेंट रूप से जो है खतरा घोषित कर दिया। इसी प्रकार से मोशन 108 है, यहाँ आपको कोट मिलान करवा सकता है कि मोशन 42 किससे संबंधित है, मोशन 108 जो है वो किससे संबंधित है। तो 108 जो है वो मुख्य रूप से जो पालतू पशु हैं और इसके अलावा जो जंगली जानवर हैं उनके व्यापार से संबंधित है। मतलब उनके व्यापार से संबंधित जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया बनाए गए हैं संस्थाओं के द्वारा, उनको पालना करने के लिए, उन्हें विनियमित करने के लिए वैश्विक दिशा निर्देशों का आह्वान किया गया है। किसमें किया गया है? मोशन 108 में किया गया है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है? ये जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं वो बात कर रहे हैं हम IUCN के बारे में, IUCN की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उनके बारे में। अब भारत ने किस प्रकार से इसमें जो है वो घटनाक्रम के अंदर भाग लिया है वो हम बात कर लेते हैं। तो भारत का अगर राजनीतिक रूप से अगर प्रतिनिधित्व किसी ने किया है तो वो हमारे पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया है। आप मेरे को एक बात बताओ, ये तो है राज्य मंत्री, और केंद्रीय मंत्री जो कौन है, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो कौन है? भूपेंद्र यादव हैं, जिनका संबंध अलवर से है, जिनका संबंध राजस्थान से है। तो ये चीजें आपको साथ में ध्यान रखते हुए चलना है। भारत ने क्या कहा है कि जिस प्रकार से IUCN जो है वो रेड बुक जारी करती है। अब ये रेड बुक किस लिए जारी की जाती है? रेड बुक लिस्ट किसके लिए जारी की जाती है? ऐसी प्रजातियां जो कि अपने अस्तित्व को लेकर खतरे में है, मतलब जिनका अस्तित्व खतरे में है। अब आप एक बात बताओ, हालांकि वो रेड बुक में शामिल नहीं है, पर पहले आपके आसपास में कितने ऊंट घूमते थे? स्पेशली जो पश्चिमी राजस्थान है, शेखावाटी बेल्ट है, नागौर वाला बेल्ट है, इसमें आप देखोगे कि कितने से ऊंट वगैरह घूमते थे। ऊंट गाड़ी भी थी, नाचने वाले ऊंट भी थे, और खेती के लिए भी ऊंट का इस्तेमाल होता था, परिवहन के लिए भी होता था। अब आज के दिन कितने एक ऊंट बचे हैं? तो वो धीरे धीरे घटते हुए विलुप्त होने की श्रेणी में आ जाएंगी।
इसी प्रकार तो भारत ने क्या कहा है कि हम कुल मिलाकर 11,000 ऐसी प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं? 11,000 ऐसी प्रजातियां हैं, जिनमें से 7,000 तो क्या है वनस्पतियों से संबंधित हैं, पेड़ पौधों से संबंधित हैं, और 4,000 ऐसी हैं जो जीव जंतुओं से संबंधित है, जो विलुप्त होने की कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं। उनके लिए हम क्या करेंगे? नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप और विजन 2025-30 लॉन्च करेंगे। मतलब भारत ने ये कहा कि 2025-30 का एक तो विजन हम डिक्लेयर कर देंगे, और एक नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप जो है वो इसको जारी करेंगे। किस लिए करेंगे? 11,000 प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए, उनके विलोपन को रोकने के लिए हम करेंगे, जिसमें से 11,000 के अंदर 7,000 तो जो है वनस्पति से संबंधित होंगे, और 4,000 किससे संबंधित होंगे? जीव जंतुओं से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ क्या कहा कि पालक खाड़ी है तमिलनाडु के अंदर, और यहां कहा कि डुगोंग संरक्षण रिजर्व है, जिसे हम वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता प्राप्त करवाएंगे, और वो मान्यता जो है वो यहां पर मिल चुकी है। तो ध्यान रखना, डुगोंग संरक्षण रिजर्व क्षेत्र जो है वो किस राज्य में संबंधित है? तमिलनाडु में संबंधित है। और कहाँ स्थित है? पालक खाड़ी में स्थित है। इसे क्या किया गया है? इसे जो है वो वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता दी गई है। आ गई बात समझ में? आ रही है नहीं आ रही? अब इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है 3 व्यक्तियों का नाम, जो कि इसी कांग्रेस से संबंधित है, जिसमें से पहले कौन है? विवेक मेनन। विवेक मेनन जो है वो WTI मतलब वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके संस्थापक हैं। और इनको क्या किया गया है? इनको जो है वो उत्तरजीविता आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और ध्यान रखना, ये जो है ये प्रथम भारतीय और प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं जो इस पद पर आसीन हो रहे हैं। तो ध्यान रखना, विवेकशील आदमी होगा जो सोचने समझने की क्षमता रखता होगा, उसे ही हम अध्यक्ष बनाएंगे। तो विवेक मेनन को क्या किया है? उत्तरजीविता आयोग का अध्यक्ष बनाया है। फिर आसाम के जो पर्यावरणविद हैं तनुज समदार को क्या किया गया है कि भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो दिया गया है IUCN में। मतलब भारत की कोई भी बात होगी, भारत की तरफ से कोई भी जो पक्ष होगा IUCN के अंदर, वो कौन रखेगा? तो ध्यान रखना, तनुज समदार रखेंगे। और इनका संबंध किससे है? असम राज्य से है। ठीक है। इसके साथ साथ रखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व जो है, उसके अंदर प्रथम महिला डायरेक्टर कौन है? सोनाली घोष। तो सोनाली घोष को ध्यान रखना, जब ये प्रथम महिला वहां पर डायरेक्टर बनी, तो इन्होंने क्या किया? कुछ इनोवेशन किए हैं, टाइगर से संबंधित हैं, अन्य जैव विविधता से संबंधित है, जीव जंतुओं से संबंधित है, पेड़ पौधों से संबंधित अलग अलग इन्होंने नवाचार किए हैं। तो उसके लिए IUCN ने क्या किया है? केंटन मिलर अवार्ड दिया है। WCPA केंटन मिलर अवार्ड किसे दिया गया है? तो सोनाली घोष को दिया गया है। विवेक मेनन को जो है वो उत्तरजीविता आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और तनुज समदार को क्या है? भारत का प्रतिनिधित्व दिया गया है। किसमें? IUCN कांग्रेस के अंदर दिया गया है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं 47वां आसियान शिखर सम्मेलन। देखो, एक तो मैं महत्वपूर्ण बात ये बता रहा हूं कि IUCN जो है, ये जो है, ये आपको ध्यान रखना, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका सदस्य नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रख लेना, क्योंकि अगर कई बार जो है वो UPSC के अंदर SSC में जो सेंट्रल लेवल की एग्जाम होती है, वहां पर स्टेटमेंट में जब पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार दिया दिया जाता है कि IUCN जो है वो UNO का भाग है, नहीं है। भाई साहब ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हम आसियान शिखर सम्मेलन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना, भारत जो है स्थायी सदस्य नहीं है। हालांकि भारत की तरफ से कौन गए हैं? जयशंकर गए हैं, जो विदेश मंत्री हैं अपने भारत के। परंतु ध्यान रखना, भारत जो है वो इसका स्थायी सदस्य नहीं है। इसके अंदर कुल सदस्यों की संख्या इस सम्मेलन से पहले कितनी थी? 10 थी। परंतु 11वां जो सदस्य है वो कौन बना है? ईस्ट तिमोर बना है। कौन बना है? ईस्ट तिमोर बना है, 11वां सदस्य बना है। ठीक है। आयोजन स्थल की बात करें तो 47वां जो आसियान शिखर सम्मेलन है, उसका आयोजन जो है वो कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। और अगर थीम की बात करें, अगर हम थीम की बात करें तो समावेशी और स्थिरता, मतलब सभी को साथ में लेकर चलना है और स्थिरता के साथ में चलना है, ये इसकी थीम है। आ गई बात समझ में? वहां उसकी क्या है? IUCN की कांग्रेस की जो थीम थी वो कौन सी थी? कि पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। और यहाँ पर क्या है? समावेशी स्थिरता। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो भारत अगर इसका स्थायी सदस्य नहीं है तो ये भाग क्यों ले रहे हैं? ये क्वेश्चन आ रहा है क्या आपके दिमाग में? भाई लोग, आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है वो भारत यहाँ पे स्थायी सदस्य नहीं है, पर डायलॉग्स मेंबर है। मतलब जब बातचीत होती है, जब सम्मेलन होते हैं, तो जो आप अपने घर को कोई मेंबर को नहीं हो, पर घर की मीटिंग में कोई दूसरा आदमी आके बैठ तो जाइए।
बिचौलो तो कोई बैठ जाएगी। तो आ ध्यान रखना कि भारत जो है वो परमानेंट सदस्य के रूप में यहाँ पर भाग नहीं ले रहा है, भारत यहाँ पर एज ए गेस्ट काम कर रहा है। ठीक है। आसियान शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो आसियान शिखर सम्मेलन के लिए आपको ध्यान रखना है कि बैंकॉक समझौता हुआ था, बैंकॉक घोषणा पत्र हुआ था 1967 के अंदर, जिसमें कौन कौन से देश भाग ले रहे थे? थाईलैंड ले रहा था, मलेशिया ले रहा था, सिंगापुर ले रहा था, इंडोनेशिया ले रहा था और फिलीपींस। ये जो है इसके संस्थापक सदस्य हैं। तो इसके संस्थापक सदस्य कौन से हैं आपको ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के अलावा मलेशिया है, मलेशिया के अलावा फिलीपींस है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है और फिलीपींस है। ये सदस्य देशों की बात करें तो सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश जो है वो आपको ध्यान रखना है 10, तो ये दिख ही रहे हैं आपको। और एक कौन सा है? तिमोर ईस्ट। तिमोर जो है वो इसका क्या है? 11वां सदस्य है। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आसियान जो सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ? कुआलालंपुर के अंदर हुआ है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन सीपीसी की जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है कि 5 से लेकर 12 अक्टूबर को 5 से लेकर 12 अक्टूबर को कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस सीपीसी का आयोजन हुआ था, बारबाडोस के अंदर हुआ है। और ये ध्यान रखना, इसका जो आयोजक है वो राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ होगा। ठीक है। तो बारबाडोस के अंदर इसका जो है वो कहाँ पर हुआ है? आयोजन बारबाडोस के अंदर हुआ है। भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर फोटो से आपको पता चल रहा है कि भारत की तरफ से हमारे जो संसद के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम जी बिरला, तो उन्होंने जो है इसके अंदर भाग लिया है। ठीक है। इसकी थीम क्या है? तो ध्यान रखना, इसकी थीम है द कॉमनवेल्थ ए ग्लोबल पार्टनर। मतलब कॉमनवेल्थ जो है, राष्ट्रमंडल जो है वो क्या है? एक ग्लोबल पार्टनर है। जनरली कॉमनवेल्थ जो है वो उन सदस्य देशों का जो है वो एक ग्रुप है में, या आप ये मान लीजिए कि भाई एक सोसाइटी है जो कि अंग्रेजों के अधीन रहे। ज्यादातर देश उसमें वो शामिल हैं जो अंग्रेजों के अधीन रहे थे। तो इन्होंने क्या है, कॉमनवेल्थ के नाम से एक ग्रुप बना दिया और इसकी थीम क्या रखी गई है? द कॉमनवेल्थ ए ग्लोबल पार्टनर। ठीक है। मैंने आपको बताया कि भाई ओम बिरला जी ने इसमें भाग लिया है। आपको ये ध्यान रखना है, ओम बिरला जी ने प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग विषय पर एक क्या किया गई कार्यशाला घोषणा की गई थी और उसमें इन्होंने अध्यक्षता की है। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि ओम बिरला जी ने जो है वो प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी और उसमें इन्होंने क्या है? अध्यक्षता की थी। ठीक है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ओम बिरला जी और अपना जो संसदीय प्रतिनिधिमंडल है, उन्होंने बारबाडोस की जो नेशनल असेंबली है वहां पर औपचारिक रूप से इन्होंने क्या किया है? दौरा किया था। ठीक है। अभी तक जो सम्मेलन हुए हैं उनकी बात हमने की है। अब आपको ध्यान रखना है कि अपनी जो COP 30 है, मतलब UNFCCC, मतलब क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो भी अपनी फ्रेमवर्क है उसकी 30वां मीटिंग या फिर COP 30 जिसे हम बोलते हैं, उसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो उसका आयोजन जो है वो 10 से 21 नवंबर को बेलेम ब्राजील के अंदर, मतलब अमेजोनिया एक स्थान है वहां पर बेलेम है, बेलेम शहर है। कहाँ पर है? ये ब्राजील के अंदर है। वहां पर COP 30 का आयोजन किया जाएगा और उसके लिए प्री आयोजन की या पहले, मतलब उसके जस्ट पहले मंत्री स्तरीय गोलमेज का सम्मेलन जो है वो ध्यान रखना ब्रासीलिया शहर के अंदर, ब्राजील देश के अंदर किया गया है। और COP 30 का जो आयोजन किया जाएगा वो 10 से 21 नवंबर 2025 को किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बेलेम के अंदर, या फिर एमेजोनिया अगर नाम दे रखा है तो वो भी आपको सही करना है। आ गई बात समझ में? फिर हम बात करते हैं कि भारत को पेरिस और फ्रांस में आयोजित, पेरिस के अंदर आयोजन किया गया है किसका? COP 10 का। अब अभी जो COP 30 थी ये संबंधित थी जलवायु परिवर्तन से संबंधित। ठीक है। और COP 10 जो संबंधित है वो आपको ध्यान रखना है डोपिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? डोपिंग से संबंधित है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो स्पोर्ट्स होता है उसके अंदर कोई आदमी नशा करके दौड़ रहा है। अब जैसे सब इंस्पेक्टर के अंदर फिजिकल होगा तो उसमें कई लोग ऐसे होंगे जो इंजेक्शन वगैरह लगाकर दौड़ने का प्रयास करते हैं। तो अगर ऐसा कोई इलीगल कदम कोई नहीं उठाए तो उसके लिए एक डोपिंग संस्थान है और उससे संबंधित जो आयोजन होते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था COP 10, जिसमें आपको ध्यान रखना है एशिया प्रशांत ब्यूरो समूह है। एशिया प्रशांत ब्यूरो समूह का उपाध्यक्ष जो है वो चुना गया है। किसे चुना गया है? भारत को चुना गया है। ठीक है।
फिर आपको ध्यान रखना है कुछ विदेशी मेहमान, विदेशी का मतलब है कि अलग अलग देशों से संबंधित राष्ट्र अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, उनका दौरा भारत के अंदर हुआ था, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब अभी तक जितने भी सम्मेलन की बारे में बात की, आईयूसीएन के मान लो, आसियान शिखर का मान लो, COP30 मान लो, COP10 मान लो, तो वो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से डिटेल में आपके समझ में आ गई। लास्ट में 5 से 7 मिनट का एक ऐसा सेशन रखेंगे हम, जो पूरी क्लास अगर आपने देख ली है तो उसका रिवीजन आप भविष्य में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है सर कीर स्टारमर। इन्होंने क्या किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है, और इनका जो दौरा है वो 2 दिन का रहा है, 8 से 9 अक्टूबर को। मेन बात क्या है कि अभी तक इतिहास में 125 से अधिक व्यापारी मंडल इसके अंदर शामिल थे, कि जो कि सबसे बड़ा व्यापारिक दल है यहाँ पर। ठीक है, तो ब्रिटेन के 125 अलग अलग व्यापार से संबंधित नेता और उद्यमी और शिक्षाविद हैं, वो इस पूरे प्रोग्राम के अंदर भाग ले रहे थे। अलग अलग जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। देखो, ऋषि सुनक इससे पहले जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनके बाद में 2024 के आसपास में 2024 में क्या हुआ, कीर स्टारमर बने। तो भारत का जो ब्रिटेन से संबंध है वो लगातार ही बढ़िया हो रहा था। अब हो क्या गया कि पहले तो चलो ठीक है चल रहा था, अब लेटेस्ट जो है वो अमेरिका ने व्यापार से संबंधित कई टैरिफ थे उनके ऊपर चार्ज बढ़ाया है, आयात और निर्यात पर चार्ज बढ़ा दिया। तो वहाँ से चीज़ें लाना और फिर इधर से चीज़ों को बेचना, दोनों ही जो है वो थोड़ा भारी काम हो गया। तो अभी भारत क्या कर रहा है कि अलग अलग देशों के साथ में व्यापारिक समझौते कर रहा है। अब वो यूके के साथ में भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी है, चीन के साथ में भी है। तो इस जो आपका अमेरिका वाला है उसका विकल्प भारत जो है वो तैयार कर रहा है, और ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, जब आप देखोगे ना, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है, उसमें आपने देखा होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर में इसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर CETA है, वापस से इसी के बारे में बात हुई है। ये बात पहले जो है जुलाई के अंदर हुई थी, जुलाई के आसपास, जुलाई और अगस्त के अंदर। तो वहां से ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये जो है आपको टैरिफ का पूछा था कि 70% टैरिफ पहले था, तो उसे अब क्या कर दिया, शून्य कर दिया। मतलब जो टैरिफ या आयात निर्यात से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको बंद कर दो, तो फ्री में आप बेच सकते हो और फ्री में ही वो लोग बेच सकते हैं। आयात और निर्यात के ऊपर जो चार्ज है वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। मैं ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए बताया कि भैया आपको ध्यान में रहे चीजें। तो लगभग 125 लोग ऐसे होंगे जो इस व्यापारी समझौते में शामिल थे। मुख्य फोकस किस पे रखा गया है, तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि आर्थिक और व्यापार समझौते मतलब CETA पर रखा गया है। मैंने आपको बताया कि इसका जो समझौता था ये जुलाई के अंदर किया गया था, जुलाई और अगस्त में किया गया था। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि विजन 2035 के ऊपर भी जो है वो प्रस्ताव रखे गए, उनसे संबंधित समझौते किए गए। अब विजन 2035 महत्वपूर्ण है, आपको जो है वो ध्यान रखना है। विजन 2035 की 2 श्रेणियां हैं, जिसमें से एक तो है भारत ब्रिटेन 2035, जो कि आप यहां पर पढ़ रहे हो। यहां पर जो ये पढ़ रहे हो ये भारत और ब्रिटेन से संबंधित है। एक सेम जो है वो विजन 2035 किसका है, नीति आयोग का है। नीति आयोग का स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य से संबंधित चीजें जो है उसके लिए नीति आयोग ने भी 2020 के अंदर विजन 2035 के नाम से जो है वो चीजें जारी की है। इसके तहत ध्यान रखना स्वास्थ्य से संबंधित बातें होंगी, जो कि नीति आयोग इसके मॉनिटरिंग करता है। और भारत ब्रिटेन व्यापार से संबंधित जो घटनाएं हैं, यहाँ जो है व्यापारिक कॉन्ट्रैक्ट होंगे या व्यापारिक जो है वो घटनाएं होंगी, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो भारत ब्रिटेन से संबंधित जो 2035 विजन का जो आधार था उससे संबंधित समझौते हुए हैं, और एक जो है वो CETA जो मतलब आर्थिक और व्यापार समझौता है, वो जो समझौता यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी और स्टारमर ने मुंबई में 6वें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन किया गया है, और मुख्य भाषण जो है वो आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के द्वारा ये भाषण दिया गया था। ये महत्वपूर्ण लगा लेना, क्योंकि ये जो फिनटेक वाला है एक AI से संबंधित है, मशीन लर्निंग से संबंधित है। ये अक्टूबर में कई प्रोग्राम हुए हैं। AI का तो सबमिट भी जो है वो फरवरी में आपका जो है नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाना है, प्रस्तावित है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रस्ताव में किसने शामिल थे, 125 ब्रिटिश व्यापारी नेता, उद्यमी और शिक्षाविद शामिल थे। विजन 2035 और CETA मतलब आर्थिक और व्यापारिक समझौते के ऊपर जोर दिया गया, और
प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टामर के द्वारा 6वें फिनटेक फेस्ट का जो कि मुंबई में आयोजन किया गया है, वहां पर क्या किया गया है, मुख्य रूप से भाषण दिया गया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर मैंने आपको ये विजन वाला बता ही दिया, और आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके अलावा अन्य क्या समझौते किए गए हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया कि इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, एक थोड़ी देर पहले बताया कि एआई की स्थापना की जाएगी, ब्रिटेन के 9 ऐसे प्रमुख विश्वविद्यालय होंगे, मतलब 9 ऐसी यूनिवर्सिटी होंगी जो भारत में अपना कैंपस खोलने वाली है। ठीक है, उसमें अगर हम बात करें मुख्य रूप से बेंगलुरु के अंदर लैंकस्टार विश्वविद्यालय का परिसर खोला जाएगा, और अन्य 9 ऐसी यूनिवर्सिटी होंगी जिनका परिसर कहाँ खोला जाएगा, भारत के अंदर खोला जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि दोनों देशों के बीच में 350 मिलियन पाउंड, करीब लगभग 4200 करोड़ रुपए की मिसाइल आपूर्ति से संबंधित समझौतों की घोषणा हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अमेरिका वाला जो चीजें हैं उनका विकल्प यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, कि कल को ऐसा नहीं हो कि अगर अमेरिका हमारे गोचे कर दे या मना कर दे या फिर टैरिफ बढ़ा दे, तो ऐसी कंडीशन में ये स्थिति नहीं होनी चाहिए कि अब हम क्या करें। तो पहले ही जो है वो विकल्प तैयार किए जा रहे हैं भारत के द्वारा। ठीक है, ये चीजें समझ में आई है। अब हम बात करते हैं दूसरे अतिथि के बारे में। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि करंट अफेयर से संबंधित अगर आपको कोई दिक्कत है तो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। यदि आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तरफ से 18 मतलब फर्स्ट पेपर 18 जीके जीएस वाले और हिंदी वाले जो मिला के कुल 36 पेपर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको जो है वो फ्री में मिल जाएंगी। मतलब जो ये करंट अफेयर की जो मंथली पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर फ्री मिलने वाली है। ईओआरओ का अगर आप में से कोई साथी तैयारी कर रहा है तो वो पार्ट बी जो हमारा है उसको ले सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं दूसरे हमारे अतिथि की, मंगोलिया के राष्ट्रपति सुरलेख सुख उखना। आप यहाँ पर फोटो देख लो। ये क्या है कि हमारा जो राजनयिक संबंध है 70 वर्ष का और रणनीतिक साझेदारी है 10 वर्ष की, इसके उपलक्ष्य में इन्होंने क्या है, भारत में दौरा किया है। मतलब राजनयिक हमारे जो एम्बेसडर है वहां पर नियुक्त थे, उनके जो एम्बेसडर है वो यहाँ पर नियुक्त है, तो कुल मिलाकर इस चीज को तो हुए 70 वर्ष। तो इसके चक्कर में तो हमारे क्या है, स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। ठीक है, और इसके साथ साथ ध्यान रखना हमारी रणनीतिक जो साझेदारी है वो 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो उसके लिए भी जो है हमने प्रोग्राम रखा था। और इसको ध्यान रखना है कि मंगोलिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं और इनकी पहली ये क्या है, यात्रा है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है, उपराष्ट्रपति जी से भी मुलाकात की है, रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। तो एक बार हुआ क्या कि बंगाल मतलब जो अपना बांग्लादेश है वहाँ शेख हसीना जी प्रधानमंत्री थी पहले, अभी तो खैर अस्थिरता है वहाँ पर राजनीतिक रूप से, पर जब उनका इंडिया के अंदर दौरा हुआ तो उन्होंने मोदी जी से तो मुलाकात की ही नहीं, पर जो अपनी सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी है, उनसे भी मुलाकात की। तो उस मुलाकात से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि किन किन से मिली थी या किन किन से नहीं मिली थी। तो आपको ध्यान रखना है, इसको आप इस तरीके से ध्यान रख लो कि भाई जो अपना मंगोलिया सिंड्रोम होता है या डाउन सिंड्रोम होता है, कौन से गुणसूत्र से होता है, 21वें से। तो आप ये ध्यान रख लो कि मंगोलिया जो है वो सुरलेख सुख उखना, कौन है, सुरलेख सुख उखना जो है, इनका यहाँ पर जो है वो भारत के अंदर दौरा रहा था। प्रमुख समझौते क्या रहे कि एक तो जो है वो फ्री ई वीज़ा दिया गया, मतलब मंगोलिया का कोई आदमी यहाँ पर आता है तो उसे क्या किया जाएगा, फ्री ई वीज़ा दिया जाएगा, उसे वीज़ा वगैरह लाने की पहले जो है आवश्यकता नहीं है। एक जो है इन्हें डॉलर में ऋण दिया है पर 1.7 के आसपास में। ठीक है, एक जो राजनयिक संबंध हुए हैं 70 वर्ष, तो उसके चक्कर में क्या किया गया है, स्मारक डाक टिकट जो है वो जारी की गई है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है कि दोनों देशों में रणनीतिक भागीदारी, आध्यात्मिक पड़ोसी और तीसरे पड़ोसी के रूप में जो है वो रेखांकित किया है कि भैया कुल मिलाकर ये है कि आप हमारे पड़ोसी हो, तो बहुत शानदार तरीके से हमें कोऑपरेट करते हुए चीज़ों को साथ में लेकर चलना है। ठीक है, तो हमने जो है उखना जी को यहाँ पर रवाना कर दिया, और उसके बाद में हम आते हैं अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान के विदेशी मंत्री हैं आमिर खान मुत्ताकी। तो ये जो है वो लगभग 7-8 दिन के लिए 7-8 दिन का दौरा था, और यहाँ पर जो है भारत के अंदर ही रहे थे। तो लगातार जो है वो न्यूज़ का मतलब एक मान के चलिए कि न्यूज़ ही थे अपने आप में, न्यूज़ का सोर्स बने रहे। तो भारत ने अफगानिस्तान के जो काबुल में स्थित अपने तकनीकी मिशन को क्या किया है, पूर्ण दूतावास के रूप में नियुक्त कर दिया है, पूर्ण दूतावास जो है वो बना दिया है। ठीक है, तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, इनका क्या नाम है, तो आमिर खान मुताकी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं श्रीलंका की
प्रधानमंत्री है डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या। आइए, हरिनी अमर सूर्या है ना, इनकी प्रधानमंत्री के तौर पर ध्यान रखना क्या है, प्रथम यात्रा है। पर ये डीयू में पड़ी हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पड़ी हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अपने भारत में पड़ी हुई हैं। परंतु अगर हम बात करें पदभार संभालने की बात, तो पदभार में आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनने के बाद में इनका पहला भारत का दौरा है ये। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। इनको कैसे याद रखोगे कि भैया हमारे हनुमान जी थे, भगवान श्री राम थे, तो उन्होंने क्या किया कि श्रीलंका में जाकर उनको क्या कर दिया, अमर कर दिया है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। और वहां पर किस चक्कर में चले गए, उस हिरण के चक्कर में चले गए, मरीचिका के चक्कर में चले गए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि भाई हरिणी तो मतलब हिरण से जोड़ लेना, और अमर कर दिया मतलब आपको पता ही है कि श्रीलंका को क्या कर दिया, अमर कर दिया है। ठीक है, तो इन पदभार संभालने के बाद में उनकी क्या है, पहली यात्रा है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ों पे बात हुई है, पड़ोसी प्रथम नीति और महासागर विजन। महासागर विजन जो है वो हिंद महासागर से संबंधित जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें डीप ओशियन से संबंधित अभी जो है वो शायद सितंबर में जो है वो हमने एक अभियान भी जो है वो जारी किया था। ठीक है, इस दौरान इन्होंने क्या क्या किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी से मिली है, एस जयशंकर विदेशी मंत्री से मिली है, और कच्चातीव द्वीप, कच्चातीव द्वीप जो है उससे संबंधित समझौतों पे बात हुई है। जो मछुआरे श्रीलंका ने पकड़ रखे हैं और जो तमिल मछुआरे उन्होंने यहाँ से और उनके यहाँ पर है, मतलब दोनों तरफ से जो बंदी मछुआरे हैं, जो मतलब नेविगेशन सिस्टम के कारण या किसी भी तरीके से जो है वो अवैध रूप से सीमाओं में घुस जाते हैं, तो उनको मुक्त करने के लिए, उनकी नौकाओं की रिहाई के लिए यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आपको ध्यान ये रखना है कि कच्चातीव द्वीप जो है उससे संबंधित कौन से देश से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उनसे संबंधित श्रीलंका से जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि इन्होंने जो है वो आईआईटी दिल्ली के अंदर विजिट किया है, नीति आयोग के अंदर विजिट किया है, और ये ध्यान रखना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर विजिट किया है। अपनी यात्रा के दौरान कौन सी 3 संस्थाएं हैं जहां पर इन्होंने विजिट किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो इनकी खुद की यूनिवर्सिटी है इसलिए आगे, आईआईटी दिल्ली के अंदर इन्होंने विजिट किया, और नीति आयोग का जो ऑफिस है वहां पर इन्होंने विजिट किया कि भाई तुम्हारा नीति आयोग काम कैसे करता है, उससे प्रेरणा लेकर हम भी थोड़ा बहुत वहां पर स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि भाई इजराइल और हमास के बीच में जो है वो लगातार संघर्ष चल रहा था। आप सभी को पता है कि भाई 7 अक्टूबर 2023 से, कब से, 7 अक्टूबर 2023 से हमास और गाजा वगैरह का जो कॉन्ट्राडिक्ट था, मतलब जो विवाद जो चल रहा था, उसके चक्कर में अब क्या हो गया कि लगभग 1200 लोगों की मृत्यु हो गई है, 250 लोगों को हमास द्वारा बंधक बनाया गया है। अब क्या हुआ, अब जो है इजराइल और हमास के बीच में 2 साल बाद में 10 अक्टूबर 2025 को, कब, 10 अक्टूबर 2025 को यूएसए के राष्ट्रपति मान लो ट्रंप है ना, ट्रंप जी, ट्रंप की इंटरफेयरिंग से ये जो पूरा युद्ध था इसमें अभी शांति विराम आया है। और जो इनका बॉर्डर है, जो इनका बॉर्डर है जिसे हम बोलते हैं येलो लाइन, तो दोनों देश क्या है, पीछे हटकर और इस येलो लाइन पे चले गए हैं। मतलब बॉर्डर जो है वो पहले की स्थिति में आ गया है, और अब जितने भी बंदी थे उन बंदियों को सभी एक दूसरे के देश में सौंप रहे हैं। मतलब जो इजराइल के थे वो इजराइल जो है वो हमास को सौंप रहा है, और हमास जो है वो इजराइल को सौंप रहा है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के पहले चरण का आधार पर जो है वो इसमें समझौता किया गया है। इसके तहत ध्यान रखना, दोनों देश जो हैं वो अपने पास में जो घायल हैं, बंधक हैं, उन दोनों को जो है वो एक दूसरे देशों को सुपुर्द करने का समझौता कर चुके हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि 7 अक्टूबर 2023 को जो है वो ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। ऑलमोस्ट ये मानिए कि भाई 10 और मतलब 2 साल के बाद में जो है वो ये पूरा का पूरा शांति वाला माहौल अब बन रहा है। फिर हम बात कर लेते हैं, प्रशांत महासागर के अंदर एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है पलाऊ, और इसके जो राष्ट्रपति है सुरेंगल विहिप्स जूनियर। कौन है, सुरेंगल विहिप जूनियर है, और देश का क्या नाम है, पलाऊ नाम है। ठीक है, इन्होंने और प्लस एक ओलंपिक तैराक है मेरले लिबेंड, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने महासागर कार्यकर्ता के रूप में, मतलब महासागर को बचाने के लिए, और होता क्या है जैसे अपने ग्लेशियर जो हैं वो पिघल जाते हैं, और ग्लेशियर पिघलने से जो महासागरों का जल स्तर है उसमें बढ़ावा हो रहा है। मतलब एक बात बताओ, यहाँ बर्फ जमी हुई है, अब वो पानी धीरे धीरे यहाँ आ रहा है, तो यहाँ आएगा तो ये जो पानी है ये तो थोड़ा ऊपर उठेगा, और अब जैसे ही ऊपर उठ रहा है तो इसके किनारे जो देश हैं, अब मान लो यहाँ पर पानी था और इसका लेवल ऊपर उठने लग गया यहाँ पर, तो यहाँ जो देश हैं जो
आप ये मानिए कि भाई द्वीपीय देश हैं, वो क्या कर रहे हैं, इन महासागरों में डूब रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, इन्होंने जो पलाऊ के राष्ट्रपति हैं सुरेंगल विहिप्स जूनियर, और इसके साथ साथ में ओलंपिक तैराक है मेरले लिबेंड, इन्होंने दोनों ने क्या किया है, समुद्र में जाकर, ये आप यहाँ पर दिख रहे हो ना, समुद्र में जा रहे हो, ये समुद्र है, ये देखो कछुआ घूम रहा है यहाँ पर, तो यहाँ जाकर लाइव रूप से पॉडकास्ट किया है, लाइव जो है वो एक इंटरव्यू जैसा माहौल जो है वो इन्होंने क्रिएट किया है। और इस पूरी तकनीक के अंदर आपको ध्यान रखना है, लाइव फाई टेक्निक का इस्तेमाल किया है। अब इस टेक्निक का फायदा क्या है कि जो लाइव कर रहे थे, रिकॉर्डेड तो एक अलग बात हो जाती है कि चलो आप कैमरे में वाटरप्रूफ कैमरा था और उसमें रिकॉर्ड करके चले लेके आ गए, इसका लाइव प्रसारण हो रहा था, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, और उसमें तकनीक का कौन से का इस्तेमाल हुआ है, लाइव फाई का। इसमें क्या होता है कि जो भी डाटा होता है उन्हें लाइट के माध्यम से इमिट किया जाता है, मतलब लाइट के माध्यम से क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। कौन से देश हैं, तो ध्यान रखना, पलाऊ के राष्ट्रपति हैं सुरेंगल विहिप्स जूनियर, और ओलंपिक तैराक हैं मेरले लिबेंड। आ गई बात समझ में। फिर आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन जो है, मतलब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, काउंसिल, तो उसमें आपको ध्यान रखना है भारत को क्या किया है, 3 वर्ष के लिए सदस्य जो है वो नियुक्त किया है। और भारत ये पहली बार नहीं है कि पहली बार ही नियुक्त किया जा रहा है, ध्यान रखना ये 7वां कार्यकाल है, 7वां कार्यकाल है, 3 वर्ष के लिए भारत की जो है वो अपॉइंटमेंट हुई है सदस्य के तौर पर, और निर्विरोध जो है वो ये सिलेक्शन हुआ है। कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा, तो कार्यकाल ध्यान रखना है 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा, 7वां कार्यकाल होगा। तो 26 से जब स्टार्ट हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कब तक होगा, 2028 तक। ठीक है, तो 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुई है, निर्विरोध सदस्य के रूप में हुई है। तो क्या इसके साथ और भी हैं क्या, तो स्टेटमेंट में अगर पूछ रहा है तो आरपीएससी फिर वहां पर क्या है, ये मान लो कि फिर पानी उतारेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इस भारत देश के साथ में एशिया प्रशांत समूह के अंदर, कौन से समूह में, एशिया प्रशांत समूह में, एक तो इराक है, पाकिस्तान है, और एक वियतनाम है। ये 3 देश और हैं जो जिनको सदस्य बनाया गया है। कितने देश हैं, 3 देश हैं, और कुल कितने हैं, तो एक तो अपना भारत हो गया, भारत के बाद में एक जो है वो पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान तो अपना पीछा छोड़ नहीं रहा, और एक हो गया इराक, और एक वियतनाम। ये 4 ऐसे देश हैं जिनको सदस्य बनाया गया है, जिसमें से भारत जो है वो आपको ध्यान रखना 7वां तो क्या है, कार्यकाल है, और निर्विरोध चुना गया है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट हम देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो गए थे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे। कहाँ गए थे, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गए थे। वहां उन्होंने रक्षा से संबंधित जो है वो समझौते किए हैं। कौन कौन से समझौते किए हैं, एक तो जो रक्षा से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं, एग्रीमेंट ऑन इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मतलब कि जो डिफेंस से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन है, वो दोनों देश जो है वो एक दूसरे के साथ में सूचनाएं शेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना है 6 पनडुब्बी ऐसी हैं जिनके खोजने के लिए और जिनके बचाव के लिए सहयोग किया जाएगा, मतलब 6 ऐसी पनडुब्बी हैं जो गुम गई थी पहले, और उनको खोजा जाएगा और उनका बचाव किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और संयुक्त स्टाफ यात्रा की स्थापना की जाएगी, ये आपको 2-3 चीजें ध्यान रखना है। कुल मिला के इसमें ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा किया गया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, जिन्होंने रणनीतिक साझेदारी के 5 वर्ष हुए थे। और मंगोलिया के साथ ध्यान रखना है, मंगोलिया है, मंगोलिया के साथ में 10 वर्ष हुए हैं रणनीति के। ठीक है, और राजनयिक संबंध जो है वो 70 वर्ष के हुए हैं, तो स्मारक जो डाक टिकट है वो जारी की गई है। फिर आपको ध्यान रखना है भारत और भूटान, एक तो भारत और भूटान के बीच में 2 रेल सेवाएं नई स्टार्ट करने के लिए एमओयू हुआ है, जिसमें एक तो जो है वो आपके कोकराझार आसाम से, और एक जो है बनराहाट पश्चिमी बंगाल से जो है वो कनेक्ट की जाएगी। ठीक है, कौन कौन से लाइन है जिनको कनेक्ट करना है, तो ध्यान रखना पहली जो लाइन है उसे कोकराझार से लेकर गेलेफू भूटान तक किया जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो है वो माइंडफुल सिटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और दूसरा जो है वो भूटान का समत्स्य शहर है, इसको ध्यान रखना आयात और निर्यात का केंद्र बोला जाता है, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सेंटर बोला जाता है। ठीक है, तो
भूटान के कौन कौन से 2 शहर ऐसे हैं जहां से हम रेलवे लाइन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान रखना गेलेफू से तो जो है वो कोकराझार आसाम के लिए की जा रही है। कुल लंबाई की बात करें तो 69 किलोमीटर है। और हम बात करें बरनहाट पश्चिमी बंगाल से समत से भूटान तक जो है वो 20 किलोमीटर की लाइन जो है उसे जारी किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि भूटान के विदेश सचिव है ओम पेमा चोडेन, ओम पेमा चोडेन है, इनके द्वारा भारत में यात्रा की गई और इस यात्रा के दौरान जो है वो ये समझौता लागू किया गया है। कौन कौन से हैं वापस से बता दो भाई, कोकराझार असम से लेकर गेलेफू तक है और बर्नहाट से लेकर समत्से तक है। तो ये 2 रेलवे लाइन जो है वो भूटान के साथ में स्टार्ट की गई है। अब महत्वपूर्ण चीज क्या निकल के आ रही है, पुरस्कारों से निकल के आ रही है, महत्वपूर्ण है, हम इनको कुछ ट्रिक्स के माध्यम से रटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो यहां से क्वेश्चन तो आएगा और पक्का आएगा। इंपॉर्टेंट लगा लेना, जब आप प्रिंट आउट पीडीएफ का निकलवाओगे ना तो वहां भी आप जो है वो इसको प्रिंट आउट को स्पेशल एकदम से यूं गोला मार लेना, क्योंकि इस टेबल से जो है वो एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। कौन सा आएगा कि भाई एक तो देश पूछ सकते हैं, अल्फ्रेड नोबेल जो है वो स्वीडन एक वैज्ञानिक थे जिनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और 11,000 स्वीडन क्रोन मान लो या फिर जो करेंसी है उसके जो प्राइस है वो रहती है यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है कि भौतिकी के चक्कर में, मतलब फिजिक्स में और आपकी मेडिकल लाइन के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर शांति के लिए दिया जाता है, इकोनॉमिक्स के लिए दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इन क्षेत्र के अंदर जो है वो ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल नाम करके एक वैज्ञानिक थे जो कि शानदार ही थे वैज्ञानिक। तो उन्होंने क्या है कि अपनी वसीयत में लिखा था कि भाई जब मैं मर जाऊं तो मेरे नाम से है ना एक ऐसा ऐसा पुरस्कार लगाना। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो पुरस्कार, मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने क्षेत्र के अंदर बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हो, उनके लिए फिर क्या होता है, प्रत्येक साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और आपके लिए, हमारे लिए एक नया क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। इसकी बात करेंगे, फिजिक्स की बात करेंगे। तो ध्यान रखना है कि फिजिक्स के अंदर जॉन क्लार्क, जॉन एम और मिशेल एच, जो तीनों ही जो हैं वो यूएसए के हैं, इनको पुरस्कार दिया गया है। और इनको क्यों दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए और ऊर्जा का प्रमाणित्रीकरण की खोज के लिए, मतलब क्वांटम से संबंधित इनकी कोई खोज थी। इनका ये कहना है कि भैया जब हम बॉल फेंकते हैं ना तो वो होती क्या है, दीवार की टकरा जाती है और दीवार उसे रोक लेती है। परंतु क्वांटम में क्या होता है, क्वांटम का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें ये स्थिति होती है कि उसको कोई रोक नहीं पाता। ठीक है, बॉल को रोक नहीं पाता। ऐसी कुछ जो है वो इन्होंने इनोवेशन की है, उसके लिए इनको क्या दिया गया है, फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। अब इसको याद कैसे रखोगे, आपको ये लाइन ध्यान रखनी है कि मैं और जॉन क्लार्क जो है वो क्या करेंगे, फिजिक्स की बुक सेल करेंगे। क्या करेंगे, फिजिक्स की बुक सेल करेंगे। बोलो मैं और जॉन क्लार्क क्या करेंगे, फिजिक्स की बुक सेल करेंगे। तो मैं से क्या हो जाएगा, जॉन एम हो जाएगा, जॉन एम मार्टिनिस। फिर हो जाएगा जॉन क्लार्क, तो जॉन क्लार्क है ही, और सेल करेंगे, सेल करेंगे इससे क्या हो जाएगा, मिशेल। क्या हो जाएगा, मिशेल हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स में क्या याद रखना है कि मैं और जॉन क्लार्क जो है वो फिजिक्स की बुक को क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो फिजिक्स का तो आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से कि मैं से क्या हो जाएगा, जॉन एम मार्टिनेस हो जाएगा, जॉन क्लार्क सेम सेम है ही, और इसके साथ साथ में ध्यान रखना है मिशेल क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। ठीक है, और तीनों ही क्या है, यूएसए के हैं। वापस से रिपीट करना, फिजिक्स का रिपीट करो, मैं और जॉन क्लार्क क्या करेंगे, फिजिक्स की बुक को सेल करेंगे। मैं और जॉन क्लार्क क्या करेंगे, फिजिक्स की बुक को सेल करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेडिकल से। तो मेडिकल में आपको ध्यान रखना है, सिमोन मेरी डॉक्टर फ्रेंड है। सिमोन क्या है, मेरी डॉक्टर फ्रेंड है। वापस से बोलो, सिमोन मेरी डॉक्टर फ्रेंड है। सिमोन से क्या हो जाएगा, सिमोन से सागाचुकी हो जाएगा। ठीक है, ये जापान से संबंधित है, नाम से ही पता चल रहा है। और मेरी से क्या हो जाएगा, मेरी ई ब्रंको हो जाएगा। और फ्रेंड से क्या हो जाएगा, फ्रेंड राम्सडेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है, ये मेरी और फ्रेंड जो है ये दोनों यूएसए से संबंधित हैं। सिमोना जो है या सिमोन जो है वो किससे संबंधित है, जापान से संबंधित है। इनकी खोज क्या रही, देखो हमारा जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता देने का काम करता है, भारी जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनसे बचाने का काम करता है। पर कई बार क्या हो जाता है कि यही जो सिस्टम जो हमारा डिफेंस का काम करता है वो हमारे लिए आत्मघाती हो जाता है, मतलब हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लग जाता है। इस स्थिति को रोकने के लिए क्या किया गया है, इस स्थिति को रोकने के लिए पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस संबंधित खोज की गई है और टी सेल से संबंधित खोज की गई है।
इसके लिए इन तीनों को क्या किया है, नोबेल पुरस्कार दिया है। एक बार फिजिक्स वाला रिपीट कर लो, मैं और जॉन क्लार्क क्या करते हैं, फिजिक्स की बुक को सेल करते हैं और तीनों ही यूएसए से संबंधित हैं। मैं से क्या हो जाएगा, जॉन एम मार्टिनिस हो जाएगा। जॉन क्लार्क से क्या है, जॉन क्लार्क हो जाएगा। और सेल करते हैं, मतलब सेल का मतलब क्या हो गया, मिसेल हो गया। अब अगर इसकी बात करें मेडिकल वाले की, तो मेडिकल में क्या है, सिमोन मेरी डॉक्टर फ्रेंड है। सिमोन क्या है, डॉक्टर फ्रेंड है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सिमोन से क्या हो जाएगा, सिमोन साकागुची हो जाएगा जापान से। मेरी का जो है वो मेरी ई ब्रंको हो जाएगा और फ्रेंड का जो है वो राम्सडेल हो जाएगा। तो ये दोनों तो जो है वो यूएसए से संबंध रखते हैं और सिमोन जो है वो जापान से संबंध रखती है। फिर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है कि एक रिच व्यक्ति था। कौन था, एक रिच व्यक्ति था जिसे कुछ केमिकल पिला दिया गया और वो क्या कर रहा था, सुसु के चक्कर में मर गया। इसको ऐसे ध्यान रखना है कि एक रिच व्यक्ति था जिसे केमिकल या रसायन पिला दिया गया और वो क्या कर गया, सुसु से मर गया। ठीक है, तो रिच से क्या हो जाएगा, रिचर्ड रॉबसन हो जाएगा। ठीक है, रिच से क्या हो जाएगा, रिचर्ड रॉबसन हो जाएगा। सुसु से क्या हो जाएगा, सुसुमो हो जाएगा। और मर से क्या हो जाएगा, ओमार हो जाएगा। और केमिकल पिलाया इसका मतलब केमिस्ट्री से। ठीक है, रिच का मतलब रिचर्ड है, सुसु से मतलब सुसुमु हो गया और मर का मतलब क्या हो गया, ओमार हो गया। चीजें समझ में आ रही हैं। ओमार एम यागी, सुसुमु कितागावा और रिचर्ड रॉबसन जो है ये तीनों रसायन से संबंधित हैं। फिर साहित्य का ध्यान रखना है, साहित्य में जो है वो अक्सर कंट्री पूछी जाती है। तो यहाँ पर जो लॉस जिलो है, ये लॉस जिलो की कंट्री क्या है, हंगरी है। तो इसे आप क्या ध्यान रखोगे कि लाश, एक कोई लाश पड़ी है जो कि क्या थी, भूख से मर गई, भूख से मर गई। ठीक है, हंगरी का क्या मतलब हो गया, भूख हो गया। लास्ट जलो जो है उन्हें साहित्य के लिए दिया गया था और ध्यान रखना है कि कौन से देश से संबंधित हैं, तो हंगरी से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं शांति की। देखो शांति का इंपॉर्टेंट है, मेरे को यूँ लग रहा है कि शांति जो है वो अब की बार पूछी जा सकती है, क्योंकि इसके लिए जो नॉमिनेशन आए थे उसमें यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी शामिल थे। और अब हाल फिलहाल में भी चर्चा में रहा है क्योंकि मारिया कोरोनी माचाडो है, ये वेनेजुएला से संबंधित है। वेनेजुएला में विपक्ष की नेता है और इन्होंने जो है वहाँ का गणतंत्र बचाने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था बचाने के लिए वहाँ पर जो है वो काफ़ी संघर्ष किया था। इनके चक्कर में इनको अंडरग्राउंड भी होना पड़ा है और अब जब ये नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं तो उनकी बेटी ने जो है ये नोबेल पुरस्कार ग्रहण किया है। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना है, अभी अंडरग्राउंड है, किसी को नहीं पता है, अज्ञात जगह पे वो छुपी हुई हैं और इनका योगदान क्या है लोकतंत्र को बचाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए। इसका जो नॉमिनेशन था, मतलब ये किन किन लोगों को दिया जाएगा, उस लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे क्योंकि उन्होंने अलग अलग युद्ध रुकवाए हैं। अभी गाजावाड़ा मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। और इन्होंने जो है मारिया कोरिना माचाडो जो है, इसका आपको ध्यान रखना है कि मारिया कोरिना माचाडो जो है इन्होंने अपना जो नोबेल पुरस्कार है शांति से संबंधित, ये नॉमिनेट भी जो है, डेडिकेशन भी जो है वो किसको किया है, डोनाल्ड ट्रंप को किया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि शांति के लिए जो पुरस्कार दिया गया है नोबेल का, मारिया कोरोनी माचाडो, ये जो पुरस्कार है ये डेडिकेशन किसको किया गया है, डेडिकेट किसको किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप को डेडिकेट किया गया है। फिर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की या इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आपको ध्यान रखना है, पीटर नाम का कोई आदमी था, पीटर नाम का क्या था, कोई आदमी था और उसने क्या किया कि लिप बाम के लिए, किसके लिए, लिप बाम के लिए जोकर से रुपए मांगे थे। पीटर नाम का व्यक्ति था जिसने लिप बाम के लिए जोकर से रुपए मांगे थे। तो पीटर तो जो है वो पीटर हाविट हो गया, लिप बाम का मतलब जो है वो फिलिप हो गया और जोकर का मतलब है जोएल मोकिर हो गया। जोएल मोकिर। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जोएल मोकिर जो है वो यूएसए से संबंधित है और पीटर जो है ये भी यूएसए से संबंधित है। अर्थशास्त्र के लिए किसको दिया गया है, जोएल मोकिर को दिया गया है, फिलिप एगियन को दिया गया है, पीटर हॉविट को दिया गया है। इनोवेशन इन्होंने किया है ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ की व्याख्या करने के लिए। और शांति पुरस्कार जो है वो मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया है। महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ से। इन्होंने क्या किया है, वेनेजुएला में विपक्ष में रहते हुए लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए
अथक प्रयास किए हैं, ठीक है, और शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया है। इसके लिए इनको जो है वो शांति का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो एक बार वापस से रिपीट करेंगे या साथ में कर ले सभी? चलो साथ में कर लेते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि नोबेल अल्फ्रेड के याद में जो है वो दिया जाता है। नोबेल अल्फ्रेड नाम के वैज्ञानिक थे। कौन से देश से संबंधित हैं? तो स्वीडन से संबंधित हैं। इसमें पुरस्कार की जो राशि है प्रत्येक वर्ष 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिया जाती है प्रत्येक सेक्टर के लिए। प्रत्येक श्रेणी के लिए जो है वो दिया जाता है। शांति की पुरस्कार की जो घोषणा है, आपको ध्यान रखना है कि शांति का जो पुरस्कार है मारिया माचेडो को जो दिया गया है, उसकी जो घोषणा है वो ओस्लो नॉर्वे से की जाती है और अन्य सभी की जो है वो स्टॉकहोम से घोषणा की जाती है। तो ध्यान रखना है कि शांति का जो पुरस्कार है उसकी घोषणा कहाँ से की जाएगी? ओस्लो नॉर्वे से की जाएगी। और जो अन्य जितने भी पुरस्कार हैं उनकी घोषणा कहाँ से की गई है? स्टॉकहोम से की गई है। एक ध्यान रखना, जो अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स का जो नोबेल है उसे स्वेगिरी रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। स्वेरिगस रिक्स बैंक के नाम से उस पुरस्कार को जो है वो जाना जाता है। नियुक्ति कौन कौन सी हुई है? तो नियुक्ति में आपको ध्यान रखना है कि सनाए ताकाइची जो है वो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब इनकी नियुक्ति हुई थी या फिर जब इनका निर्वाचन हुआ था, जब इन्होंने पदभार ग्रहण किया था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है इनको बधाई दी है ट्वीट करके, बढ़िया वाली। तो ठीक है, इनका संबंध जो है वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से है। उन्हें जापान की आयरन लेडी भी कहा जाता है। अब एक बात बताओ, अपने इंडिया की आयरन लेडी और आयरन मैन किसे कहा जाता है? ये और बता दो मेरे को, कमेंट में लिख देना। तो ध्यान रखना कि जापान की जो पहली महिला प्रधानमंत्री है वो कौन है? सनाए ताकीची है। समझ रहे हो? अपना जो राष्ट्र है, वैसे यूं कहते हैं कि भी बैकवर्ड है, वो सारी चीज़ें हैं, ऑर्थोडॉक्स थोड़ी सी मतलब पौराणिक मान्यताएं रखते हैं, पर आप अगर देखो ना कि राष्ट्रपति बनाने में अभी तक अमेरिका जो है वो महिला राष्ट्रपति नहीं बना पाए। भारत, ये जो लोग जापान वगैरह आज महिला प्रधानमंत्री बना रहे हैं, हमने तो इंदिरा गांधी जी को कब का ही जो है वो महिला प्रधानमंत्री बना दिया था। राष्ट्रपति हमने बनाया है, महिला प्रधानमंत्री बनाया है। तो अपना जो है इस मामले में तो थोड़ा सा ठीक है मामला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। वापस से मैं बता रहा हूँ कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? सनाए ताकाची है। ठीक है, इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय कुछ नियुक्तियां हुई हैं, जैसे पीटर मुथारिका है, इनको मालावी का राष्ट्रपति बनाया गया है। जोस जेरी जो है इनको राष्ट्रपति पेरू बनाया गया है। इसके अलावा पेरू का जो प्रधानमंत्री है वो अर्नेस्टो अल्रावेज मिरंडा को बनाया गया है। ये आप देख लेना, थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, मेडागास्कर का। और पेट्रिक हार्मनी जो है उनको बनाया गया है राष्ट्रपति सेशेल्स का। तो पीटर मुथारिका जो है उनको किसका बनाया गया है? मालावी का प्रधानमंत्री बनाया है। जोस जेरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाया है पेरू का। और अर्नेस्ट को बनाया गया है प्रधानमंत्री पेरू। और पेट्रिक हार्मनी जो है उन्हें बनाया गया है राष्ट्रपति सेशेल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं निधन का। निधन में महत्वपूर्ण क्या चीजें हैं? दो चीजें ध्यान रखना। एक तो जो है केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री थे श्री रेला ओडिंगा। कौन थे? श्री रेला ओडिंगा केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनका आयुर्वेदिक पद्धति से ये केरल के अंदर, कहां पर? केरल में, भारत में ही आए थे, अपना इलाज करवाने के लिए आए थे। आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करवाना था इनको। और यहां पर इनका क्या हो गया? हार्ट अटैक से डेथ हो गई इनकी, निधन हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इसके लिए क्या किया है कि अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने गहरा शोक व्यक्त किया था। ये आप जो है वो पीआईबी की न्यूज यहाँ पर देख सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री श्री रेला ओडिंगा नाम है, भारत के अंदर हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री जी ने, थाईलैंड की राजमाता है महारानी सिरिकित, महारानी सारिकित है। और इनका संबंध कौन सा है? थाईलैंड देश से है। तो इनका भी जो है वो निधन हो गया है। ठीक है, फिर रैंकिंग जारी करने की बात आए तो हेनले एक इंस्टीट्यूशन है। तो वो क्या करते हैं कि पासपोर्ट जो होता है, पासपोर्ट की कितनी पावर है इंटरनेशनल मार्केट में, उसके भी आप पर रैंकिंग जारी करते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना, प्रथम स्थान जो है वो लगातार सिंगापुर का है। सिंगापुर क्यों है प्रथम स्थान पर? क्योंकि सिंगापुर का अगर आपके पास में पासपोर्ट है तो आप विश्व के कुल 193 देश ऐसे हैं जहां पर आप वीजा फ्री स्कोर कर सकते हैं या वीजा फ्री जो है वो यात्रा कर सकते हैं।
इसे आप ऐसे समझो कि अगर आपके पास में सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप क्या कर सकते हो, 193 देशों पे बिना वीजा जा सकते हो, इतनी वहां पर गुडविल है उनकी। ठीक है, इसी प्रकार अगर दूसरे स्थान की बात करें तो दक्षिणी कोरिया है, जहां 190 देशों में जा सकते हो। और अपने भारत की जो है वो रैंकिंग कितनी है, 85 है। भारत की कितनी है, 85 है। मतलब आज अगर आपके पास में भारत का पासपोर्ट है तो आप 57 देश ऐसे हैं जहां पर आप फ्री में जा सकते हो। फ्री का मतलब है वीजा फ्री जा सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि भैया कफाला सिस्टम होता है कहां पर, सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब के अंदर कफाला सिस्टम था। इसका मतलब ये है कि अगर आप भारत से कोई सऊदी अरब जाता था तो वहां पर क्या होता था, उसका पासपोर्ट है, वीजा है, टिकट है, मतलब जितने भी उसके डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे किसी व्यक्ति के पास में जमा हो जाते थे। ठीक है, और उसको क्या बोला था, उस व्यक्ति को बोला जाता था कफाली। क्या बोला जाता था, कफाली बोला जाता था। अब वो व्यक्ति क्या करता है, उसके डॉक्यूमेंट ले लेता। अब अगर उस भारत के निवासी को, उस भारतीय व्यक्ति को अगर वापस से घर पे आना है, किसी भी काम से हो सकता है, या फिर 2 साल 3 साल बाद में उसका मन ये होता है कि चलो यार अब चलते हैं, अपने देश चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस कफाली से, मतलब वो जो लोकल व्यक्ति था उससे वहां पर परमिशन लेनी होती थी। तो एक प्रकार से ये जो है मजबूरी बन जाती थी। अब उनका मन है तो देंगे, अगर उनका मन नहीं है तो नहीं देंगे, ऐसी स्थिति थी। तो इसको जो है वो ध्यान रखना। अब 70 साल के आसपास में ये कानून बना है और इस कानून को जो है वो बंद कर दिया गया है। कफाला सिस्टम जो था उसको बंद कर दिया है। कफाला का मतलब होता है स्पॉन्सरशिप। ठीक है, तो इसको आधुनिक दास्ता के नाम से भी जाना जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कफाला सिस्टम जो है, जिसे हाल ही में 70 वर्ष बाद में बंद कर दिया गया है, उसका संबंध किस देश से है, तो आपको ध्यान रखना सऊदी अरब से उसका संबंध है। फिर आपको ध्यान रखना है कि उरुग्वे ऐसा देश बना है, दक्षिणी अमेरिका का ये भाग है, यहाँ पर देख सकते हो। तो ब्राजील से जस्ट पास में उरुग्वे है, अर्जेंटीना है इधर। उरुग्वे ऐसा देश बन गया है जो कि इच्छा मृत्यु को मंजूरी देने वाला है। और पहला कौन सा है, लैटिन अमेरिका देश बना है। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है कि रूस की काल्मिक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है अक्टूबर 2025 में, और इन्होंने कहा है कि प्राचीन जो शिक्षण के अंदर है उनको हम और समृद्ध करेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कैरेबियाई देश जमैका, जमैका में 28 अक्टूबर को तूफान आया है मेलिसा के नाम से। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी तबाही मची है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें जो है वो मेरे हिसाब से जो है कवर हो गई यहाँ पर। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लें, आपको तो देख लेते हैं ना, 5 मिनट में आपका पूरा जो है वो रिवीजन हो जाएगा। देखो IUCN है, 1948 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ग्लैंड के अंदर हुई थी। ठीक है, अब काम क्या करता है कि वे नेचर को कंजर्वेशन करने का काम करता है, संरक्षण करने का काम करता है। आबू धाबी के अंदर इसकी कांग्रेस 2025 हुई है। विषय क्या है, पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। ठीक है, आबू धाबी कॉल टू एक्शन इसके अंदर 20 साल मतलब 2045 तक के लिए टारगेट रखा गया है। मोशन 42 जो है उसमें जीवाश्म ईंधन को खतरा बताया है। उसके बाद में बात करें IUCN विश्व विरासत आउटलुक रिपोर्ट जो है उसमें 43% ऐसी स्थिति है कि प्राकृतिक स्थलों को जलवायु परिवर्तन के लिए गंभीर माना गया है। सुंदरवन मानस, ये सुंदरवन हो गया, ये मानस हो गया, और ये आपका जो है पश्चिमी तट हो गया। इन तीनों को क्या किया है, चिंताग्रस्त श्रेणी में रखा है। 6 नए सदस्य बने हैं। मोशन 108 जो है उसमें हमने पालतू और जो आपके जंगली जानवर है उनके व्यापार से संबंधित बात करी है। फिर भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन ने किया था। रोड मैप जो है वो नेशनल रेड लिस्ट, रोड मैप और विजन 2025-30 किया है। 11,000 प्रजातियां इसमें शामिल की जाएंगी, जिसमें से 7,000 जो है वो पशु जो आपके पेड़ पौधे हैं उससे संबंधित होंगे, और 4,000 जो है वो जीव जंतुओं से संबंधित होने वाले हैं। फिर हमने बात की कि पालका खाड़ी है जिसमें डुंगोक संरक्षण रिजर्व है, तमिलनाडु के अंदर ये स्थित है, और इनको हमने क्या किया है, इनको हमने वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, फिर IUCN की मैंने बताई थी कि बिगलैंड के अंदर है, विश्व संरक्षण की 4 साल में होती है। 7वां जो है वो पनामा के अंदर आयोजित होगा। विवेक मेनन को जो है उत्तरजीविता आयोग का अध्यक्ष बनाया है। उसके बाद में हमने बात की तनु समदार जो है इन्हें भारत का प्रतिनिधित्व के रूप में घोषित किया है, और सोनाली घोष जो है उन्हें हम कैंटन मिलर पुरस्कार से सम्मानित कर चुके हैं। 41वां आसियान जो है वो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। 11वां देश कौन सा, ईस्ट तिमोर है। और इसके साथ साथ जो है वो आपको 68वां जो CPC है, मतलब कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस जो है, इसकी आयोजन जो है वो 5 से 12 को, मतलब 5 से 12 2025, और कहाँ पर किया गया, बारबाडोस ब्रिज टाउन के अंदर किया गया है। प्री कॉप जो है वो मैंने आपको बता ही दिया कि ब्राजील देश के अंदर है, एमेजोनिया बेलेम के अंदर है, और अभी जो है वो नवंबर के अंदर इसका जो आयोजन मेन जो समिट है उसका किया जाएगा। फिर मैंने आपको बताया COP10 है, उसके लिए भारत को क्या किया है, वापस से उपाध्यक्ष नियुक्त
कर दिया गया है। ठीक है, कीर स्टामर वाला मैंने बता ही दिया कि 125 से अधिक लोग आए थे, और सीईटी मतलब आर्थिक और व्यापारिक समझौता जो है और विजन 2035 के तहत ये चीजें की हैं। छठा जो फिनटेक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है, इसका आयोजन मुंबई में किया था। इसका जो मुख्य भाषण है वो किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसके साथ साथ में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के द्वारा दिया गया है। विजन 2035 वो मैंने आपको बताया कि 2 डॉक्यूमेंट है, एक तो जो है वो हमारा नीति आयोग से संबंधित है, जो स्वास्थ्य से संबंधित बात करता है, एक भारत ब्रिटेन के व्यापारिक समझौते से संबंधित है, और एक ध्यान रखना, हम जब नेशनल का पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे आधार आधार विजन 2032। तो ये भी ध्यान रखना, उसमें उस समय हम पढ़ेंगे कि UIDAI मतलब आधार कार्ड से संबंधित जो चीज़ें हैं वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करेंगे पहचान के लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर बनाया जाएगा, AI के लिए भी सेंटर बनाया जाएगा। 9 प्रमुख ऐसे यूनिवर्सिटी होंगे यूके के या फिर ब्रिटेन के, जो कि यहाँ पर जो है वो अपना परिसर स्थापित करेंगे। इसके साथ साथ में दोनों देशों में 350 बिलियन मतलब लगभग 4200 करोड़ मिसाइल जो है उनकी आपूर्ति का समझौता बना है। ये मैंने आपको बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, कब हुआ? 7 दिसंबर 2025 को RPSC ने इसको पेपर लिया था, और उस पेपर के अंदर जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसी CETA समझौते से। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप करंट अफेयर का मतलब कलेश ही खत्म करना चाहते हो जीवन से, तो आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इनरोल करना ही है, चाहो तो कर सकते हो। इसमें आपको नोट्स, क्लास, टेस्ट, सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर कवर होती हुई दिखेंगी। 18 मैंने आपको बताया सब इंस्पेक्टर के टेस्ट है, बढ़िया 2 वर्तमान पैटर्न से है। आप देख सकते हो कि जो लोग जुड़े हुए हैं उनका फीडबैक क्या है। ये ईवारो का हमारा है ही। फिर मंगोलिया के सुरेल सुख उखना जो है, इन्होंने भारत में यात्रा की है। 70 साल के तो हम अपने क्या हो गए, राजनयिक संबंध हो गए, और 10 साल के राजनीतिक संबंध हो गए, तो उसके चक्कर में एक अपने डाक टिकट भी जारी कर दी, फ्री वीज़ा इनको दे दिया, और जो है वो द्विपक्षीय वार्ता वगैरह जो है हमारी अच्छी तरीके से हो गई। अफगानिस्तान के अमीर खान मुतागी, इन्होंने बहुत लंबा जो है वो वैदेशिक दौरा यहाँ पर भारत में रखा है, और बहुत ही अच्छी रणनीति इनके साथ में शेयर की गई है। ठीक है, फिर श्रीलंका की प्रधानमंत्री है हरिनी अमरसूरिया, इन्होंने 16 और 18 अक्टूबर को जो है वो महासागर विजन और पड़ोसी प्रथम नीति के साथ चर्चा की है। नई दिल्ली के अंदर उन्होंने IIT दिल्ली में, नीति आयोग में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो विजिट किया था। कच्चावती द्वीप जो हमारा द्वीप है उससे संबंधित जो मछुआरे हैं, नौकाएं हैं, उनको रिलीज करने की भी बात करी है। और इजराइल के अंदर, हमास के अंदर जो 2 साल से युद्ध चल रहा था, उसको हमने रोकने का, हमने तो मतलब क्या है, दोनों ने समझौता किया है, 20 सूत्री कार्यक्रम रखे हैं। पृष्ठभूमि आपको बता दिया कि 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी के ऊपर हमला हुआ था, और उसके बाद में जो है वो ये माहौल बिगड़ ही गया वहाँ पर। फिर मैंने आपको बताया कि पलाऊ के राष्ट्रपति हैं सुरेंगल विहिप्स जूनियर, और लाइफ आई टेक्निक से इन्होंने मेरलेल इवेंट के साथ में क्या किया है, एक इंटरव्यू या पॉडकास्ट किया है। फिर मैंने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के निर्विरोध सदस्य बनाए गए हैं 4 देश, जिसमें भारत भी शामिल है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ में इराक है, और फिर वियतनाम है। कार्यकाल कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 जनवरी से लेकर और 2028 तक होगा। रक्षा मंत्री जी ने ये समझौते किए ही हैं भारत भूटान के साथ में। कोकजार असम, गेलेफू और बर्नहाट पश्चिमी बंगाल। भूटान जो है इसके अंदर 69 और 20 किलोमीटर की हम क्या कर रहे हैं, रेलवे यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार मैंने बताया फिजिक्स का है कि मैं और जॉन क्लार्क जो है वो फिजिक्स की बुक क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो मैं का क्या हो गया, जॉन एम मार्टिनिस, जॉन क्लार्क हो गया, और मिशेल एन डेवरोट है। ये तीनों जो हैं USA से संबंधित हैं। चिकित्सा में आपको ध्यान रखना है, सिमोन मेरी डॉक्टर फ्रेंड है, तो सिमोन से जापान की है, मेरी जो है वो ध्यान रखना है USA की है, और फ्रेंड जो है वो कहाँ के हैं, USA के। रसायन का मैंने आपको बताया कि रिच व्यक्ति था जिसे रसायन दे दिया गया, तो वो सुसु से मारा गया। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, रिच से रिचर्ड रॉबसन हो जाएगा, सुसु से सुसुमा कितागाओ हो जाएगा, और मर से ओमार हो जाएगा। साहित्य का मैंने बताया कि लास्टलो है, और हंगरी है, हंगरी का मतलब है लास्ट पड़ी थी वहां पर। ठीक है, शांति का मैंने बताया मारिया कोरिना माचाडो। ये मैं आपको वापस बता रहा हूँ, इतनी बार बता दिया कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप को भी नॉमिनेशन किया गया था, ट्रंप को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया था। और फिर मिला किसको है, ये मिला है मारिया कोरिना माचाडो को। किस देश से संबंधित है, वेनेजुएला से है। और डेडिकेट इन्होंने किसको किया है, किसको जो है वो अर्पित किया है, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान जो ट्रंप है उन्हीं को किया है। फिर अर्थशास्त्र में किस किस को किया है, तो पीटर है, उसने लिप बाम के लिए जोकर से रुपए मांगे हैं, तो पीटर हाविट हो गया, फिलिप एगियन हो गया, और जोएल जो मोकिर हो गया। तो जोएल फिलिप जो है ये UK से संबंधित है, यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है, बाकी ये दोनों जो है ये USA से संबंधित है।
पुरस्कार की राशि मैंने बताया कि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन मिलते हैं। शांति का जो पुरस्कार है उसकी घोषणा ओस्लो नॉर्वे से होती है, बाकी के जो है वो स्टॉकहोम से होती है। अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं? स्वेरिगस रिक्सबैंक बोलते हैं। नियुक्ति मैंने बताई कि सनाए तकाइजी है, वो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और इसके साथ साथ इन्हें लेडी आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था और इनका संबंध जो है वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से है। फिर आप देख लो, पीटर मुथारिका है, राष्ट्रपति मालावी है, जोस जेरी जो है वो पेरू से संबंधित है, और अर्नेस्ट अलोराविजो मिरांडा जो है वो प्रधानमंत्री हैं किसके? पेरू के। और आपको ध्यान रखना है, ये आप देख लो भैया, नाम मेयर से तो नहीं लिया जा रहा। और पैट्रिक हर्मिनी जो है वो राष्ट्रपति सेशल्स है। ठीक है। निधन मैंने आपको बताया, रेला डिंगा है केन्या के, और इनका जो निधन हुआ है वो केरल के अंदर हुआ है, भारत के अंदर हुआ है। आयुर्वेदिक पद्धति से अपना इलाज करने के लिए भारत में आए थे। ठीक है, तो इनकी जो है वो रेला ओडिंगा। इसके बाद में थाईलैंड की महारानी है सिरिकित, इनका निधन भी जो है वो हो गया है अभी हाल फिलहाल के अंदर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में मैंने आपको बताया कि 80वीं रैंक है। 57 ऐसे देश हैं जहां पर भारत में आप जा सकते हो। प्रथम स्थान की बात करें तो सिंगापुर है, दूसरे स्थान की अगर हम बात करें तो फिर कौन है? दक्षिणी कोरिया है। सऊदी अरब के 70 साल पुराने कफाला सिस्टम को यहाँ पर बंद कर दिया, जिसका अर्थ क्या है? स्पॉन्सरशिप और आधुनिक दास्ता के नाम से इसे जाना जाता है। उरुग्वे जो है वो इच्छा मृत्यु के लिए हो ही गया। और काल्मिक स्टेट यूनिवर्सिटी है रूस की, उन्होंने नालंदा के साथ में क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट। जमैका देश है, कैरेबियन कंट्री है जमैका, और वहाँ पर मेलिसा नाम का तूफान है, उसने बहुत खतरनाक ये मान लो परखचे ही उड़ा दिए। और अपना जो भारत के अंदर आया था वो कौन सा था? मौन था, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इंटरनेशनल आपका जो है वो करंट अफेयर यहाँ से कवर हो गया है पूरा। मेरे हिसाब से अब कुछ बचता नहीं है, और अब जो है वो आपको केवल और केवल क्वेश्चन लगाने, इससे आपको पैटर्न का पता चल जाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको जरूर पढ़नी चाहिए। आने वाले 1 साल तक जो है वो इसमें अपडेट होती रहेंगी, 31 दिसंबर 2026 तक। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या कुछ चीज़ें हैं? कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ मैटर चाहिए तो वो भी आप कह सकते हैं। हम तो भैया फ्री हैं, आप परिवार ही समझो, बड़ा भाई समझो आप मेरे को ना। तो चलें, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। आप ये मानिए कि नेशनल की क्लास कल ही हो जाएगी, अलग से फिर कुछ नहीं करेंगे हम। ठीक है, धन्यवाद।